Hello students, welcome to this lecture number 11. This is lecture number 11 and we are continuing with the AC circuit analysis. We have already completed DC circuit analysis and in the DC circuit analysis what we have completed that was about the complete transient and non-transient analysis. और अब इस बार एसी सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना चैप्टर नंबर 1 जो था, पार्ट 1 जो था, और अभी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस क्वेश्चन आई हैव सॉल्व विद द मैश एनालिसिस बट इट वाज नॉट कंप्लीट। हमें एसी सर्किट एनालिसिस सीखने के लिए 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, या कोई भी ये 3 मेथड हमें मालूम होना चाहिए: मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस एंड दी मैट्रिक्स मेथड। ओके, और आपको ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि रेजिस्टेंस इज अ रियल नंबर और इंडक्टेंस इज अ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर प्लस अल्फा जे आयोटा, और कैपेसिटर इज अ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर बीटा, मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा वो। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसे लिखा है 2J तो इट इज करेक्ट, इट इज द इम्पीडेंस या रिएक्टेंस, और अगर यहां लिखा है 3 तो सब कुछ सही लिखा है। अब मैश एनालिसिस क्या होती है वो मैं बता चुका हूं आपको। सबसे पहले जो सबसे क्लोजेस्ट लूप है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देयर आर 3 लूप्स। फर्स्ट लूप इज दिस वन, स्मॉल वन। मैं अभी पेन नहीं चला रहा हूं, यू हैव टू सी माई रफ स्केच। और ये सेकंड वाला लूप ये वाली हो जाएगी छोटी सी, और तीसरी एक और है बड़ी वाली जिसको हम लूप कह सकते हैं, वो ये है। लेकिन मैश एनालिसिस में हम स्मॉलेस्ट, मैश का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट लूप, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो हमें इक्वेशन लिख के बताने की कोशिश करता हूं मैश एनालिसिस में कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज करंट I1 एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज करंट I2। ये मुझे बताना नहीं चाहिए बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क देखे थे तो इजीली वो सॉल्व हो जाते थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? वोल्टेज इज इक्वल टू, ये सोर्स इस लूप में है, जो जो इस लूप का पार्ट है वो देखिए 20 एंगल 30 डिग्रीज इक्वल टू, ये करंट यहां से गया, यहां पे प्लस माइनस 3 इंटू I1 ड्रॉप हुआ है ना, ये करंट मैंने अज्यूम किया है। तो 3I1 प्लस ये 2J इंटू I1 माइनस I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस I2। दिस विल बी द मैश एनालिसिस। सही बात है ना? ओके, अब सेकंड, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 20 एंगल 30 डिग्रीज इज इक्वल टू I1 को मैं कंबाइन कर लूं अगर, तो मुझे मिल रहा है 3 प्लस 2J I1 माइनस 2J I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका एज अ स्मॉल जूनियर स्टूडेंट ये मेथड यूज करते थे हम। और दूसरा क्या है यहाँ पर देखें आप, अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहां पर है तो ये प्लस माइनस 4I2 इसने ड्रॉप किया, तो 4I2 प्लस अब माइनस 3J इंटू I2, तो ब्रैकेट में गलती ना हो इसलिए माइनस 3J इंटू I2 प्लस 2J, यहां से 2J I2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2J इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। क्यों 0? यहां पे 20 एंगल 30 क्यों लिया, यहां पे 0 क्यों लिया? क्योंकि यहां पर कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 4I2 और I2 और ये I2। तो J कहाँ है? ये माइनस 3J है, यहाँ पे प्लस 2J है तो बचेगा माइनस J, और यहाँ पे 4 तो J माइनस में बचेगा, तो 4 माइनस J I2। तो I2 वाली टर्म को मैं इस साइड लिख लेता हूं, 4 माइनस J I2, और I1 कितना है? 2J I1 माइनस में आ गया है, तो माइनस 2J I1 प्लस, है ना, माइनस 2J I1 I2 और I1 हाँ इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
अब इस इक्वेशन को 1 और 2 को इजीली सॉल्व किया जा सकता है और I1 और I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो I1 करंट निकल आएगा, I2 करंट निकल आएगा और इस ब्रांच में होगा I1 माइनस I2, तो वो भी निकल आएगा। अब ये तो मैश एनालिसिस हो गया। अब मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स मेथड कितना इजी होता है। आपको ये सब करने की, इक्वेशन को सॉल्व करने की, ये सब करने की मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इक्वेशंस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली सर्किट को देखकर वो कर सकते हैं, मैश एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, लगाते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो अब मैं यहां बताता हूं आपको मैट्रिक्स मेथड। यदि जगह कम है तो यहीं पे हो जाएगा। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है करंट I1 की वैल्यू पता करना और करंट I2 की वैल्यू पता करना। तो मैट्रिक्स मेथड का मतलब होता है एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम डिवाइडेड बाय अ मैट्रिक्स। यहां पर भी अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ऊपर की मैट्रिक्स में क्या आएगा और नीचे की मैट्रिक्स में क्या आएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। I1 की वैल्यू निकालना है, I2 की निकालना है, तो देखो क्या क्या होगा। I1 की वैल्यू निकालना है तो I1 किस लूप में है वो चेक करिए। ये है लूप, कौन कौन है इसमें? ये 20 एंगल 30 वोल्टेज सोर्स है, 3 है और 2J है। ये 3 चीजें इसमें हैं। तो इसमें 3 चीजें थी, 1 2 3। तो आप अभी वोल्टेज सोर्सेस को भूल जाइए अभी 1 सेकंड के लिए। आप बस ये याद रखिए कि इस पूरी लूप में I1 करंट के साथ साथ I1 करंट जहां सिर्फ I1 कहां घुस रहा है वो बताइए। I1 3 में भी जा रहा है, 2J में भी जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I11 निकालना है हमें। तो I11 मतलब मेरा ये जो कॉलम है ये होता है Z11, ये होता है Z12, ये होता है Z21 और ये होता है Z22। Z11 का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लूप मैश नंबर 1 का इंपीडेंस, और वो क्या हो जाएगा 3 और 2J मिला के 3 प्लस 2J हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो जगह है यहां आ जाएगा 3 प्लस 2J, ठीक है। Z22 का क्या मतलब हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 का इंपीडेंस। 2 का इंपीडेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस 3J प्लस 2J, तो 4 माइनस J हो जाएगा इसका। तो ये 22 का मतलब हो गया है, 22 को मैं यहां पे हटा देता हूं, 22 का मतलब हो गया है 4 माइनस J, 4 माइनस J। अब Z12 क्या है भैया और Z21 क्या है, ये दोनों सेम रहेंगे। Z12 है आपका 2J, ठीक है। 2J का मतलब क्या हो रहा है, इसमें कैसे लेंगे 2J, क्योंकि 1 और 2 के बीच का जो कॉमन होता है वो होता है 2J। तो हमने 2J ले लिया यहां पर और हमने यहां पे भी ले लिया है 2J। ये आपको शायद बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। और अब क्या करना है, अब मान लो हम I1 पता कर रहे हैं, मान लो हम I1 पता कर रहे हैं, तो हम यहां जो लिखा हुआ है हमारा इक्वेशन वो हम यहां पे लिख देंगे एज इट इज 2J और 4 माइनस J। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इसका अकेला फर्स्ट जो कॉलम है वो हमने खाली रखा है, क्योंकि ये कॉलम की जगह हम जो वोल्टेज सोर्स है इसमें वो वैल्यू पुट करने वाले हैं, फर्स्ट वाली। इस फर्स्ट वाले लूप में वोल्टेज सोर्स कितनी है 20, तो यहां पे हम पुट करने वाले हैं 20 एंगल 0 डिग्री और 0, ठीक है। और यहां पर लिखने वाले हैं 0। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि फर्स्ट लूप का वोल्टेज हो गया फर्स्ट मैश का वोल्टेज हो गया आपका 20 एंगल 30 और सेकंड मैश का है कुछ भी नहीं। तो ये एक सेट बन गया है, ये एक सेट बन गया है 20 एंगल 0 और 0। और जब हम I2 पता करेंगे तो इस सेट को यहां लिख देंगे, यानी कि यहां लिख देंगे 20, स्पेस कर लेता हूं, 20 एंगल 0 डिग्री और यहां लिख देंगे 0 वोल्ट्स और यहां आ जाएगा हमारा, अब जो यहां था ये वाली चीज I2 पता करने के लिए ये चीज यहां पे ही रहेगी 3 प्लस 2J और यहां रहेगा मेरा
2j, और ये वाली वैल्यू पूरी सेम रहेगी 3 प्लस 2j 2j 2j, और ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस j। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी बस मैं बताना भूल गया हूं कि ये जो 2j है और ये जो 2j है, ये जो 2j है, ये जो 2j है, ये माइनस में रहेंगे कि प्लस में रहेंगे। तो देखिए, अगर बाई चांस हमारा I1 और I2 का करंट किसी भी एलिमेंट में सेम है तो वो प्लस में रहेगा। अब देखो, इस 2j में I1 ऊपर से नीचे की ओर है, I2 नीचे से की ऊपर है, मतलब डायरेक्शन 2j में दोनों करंट का डिफरेंट है। इस वजह से ये वाली जो वैल्यू है 2j, ये हमें प्लस में नहीं लेनी चाहिए, ये हमें माइनस में लेनी चाहिए। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो फिर ये भी माइनस, तो जहां जहां पे भी 2j है वो सारी जगहें हो जाएंगी माइनस। ये मैंने उसी समय इसलिए नहीं किया ताकि आप इसका लॉजिक समझ सकें, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से पूरा लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इजीली आप ये मैट्रिक्स बनाना सीख गए तो देखो, ये इंटू ये डिटर्मिनेंट, ये इंटू ये माइनस नथिंग, ये न्यूमरेटर आ जाएगा, और ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करके डिनोमिनेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर लेंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए आप बात? तो ये चीज अभी आपको हो सकता है कि ये लग रहा हो कि ये क्वेश्चन ही बनाना ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाना ठीक नहीं है, लेकिन जब हम ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स में काम करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स मेथड भी ठीक है। तो डिफरेंट और भी क्वेश्चंस हैं जिस जगह पे आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, उस जगह आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और मुझे इस क्वेश्चन का फिर आंसर बताइएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाइएगा आप इस क्वेश्चन में। तो ये है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है 10 एंगल 0 डिग्रीज, कैपेसिटर माइनस 2j, ये 2, रजिस्टर 4, ये 2, ये हो गया आपका 5j, और आपको करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है। ये रहा आपका चलिए I1, और ये रहा चलिए आपका I2। आपका टारगेट है मेरे लिए I2, फाइंड I2 बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको करना ये है कि जो भी मैट्रिक्स आप बनाएंगे I2 के लिए, मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसका आंसर तो सॉल्व करना ही है कैलकुलेटर से। इसकी जो मैट्रिक्स बनाओगे ना, वो भी मेरे को लिखने के बाद फोटो खींच के आपको कमेंट बॉक्स पर शेयर करनी है। कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दीजिएगा आप यूट्यूब पर, ताकि सारे और भी लोग देख पाए, और मैं भी उसको चेक करूंगा 2 दिन बाद। ओके, तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच इज एज अ होमवर्क टू यू ऑल। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन कैसा रहेगा। ये 20 एंगल 30 डिग्रीज है, और दिस इज योर 3j, दिस इज योर माइनस 3j, और ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4। तो आपको करंट 2 में पता करना है। फाइंड I इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो, अब बस यही लॉजिक की बात है। अब 3 लूप आ गई, 3 लूप आ गई, तो मैट्रिक्स मेथड अच्छा है या लूप मेथड अच्छा है, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक्स में मैश एनालिसिस में क्या होगा, 1 2 3 I1 I2 I3 करंट आप करेंगे। लूप में भी 3 लूप लेनी पड़ेगी, लेकिन एक ही मैट्रिक्स से ये निकल जाए, इसके लिए क्या करें। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप देखिएगा। मैं एक करंट अज्यूम कर रहा हूं, ये ऐसे I1, ठीक है,
मैं दूसरा करंट अज्यूम कर रहा हूं ऐसे, चलिए I2, ये तो चलो आप कर लेंगे, और ये मैं तीसरा करंट अज्यूम कर लूंगा ऐसे करंट I3, तो ये तो इजीली आप निकाल लेंगे I2, ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस, जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर बाई चांस पूछा गया होता फाइंड करंट, फाइंड I इन 3J, फाइंड I इन 3J ओम रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब जो कि इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है ओम्स में, उसकी वैल्यू होती है रिएक्टेंस, उसको रिएक्टेंस नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो I1, अब अगर आपको इसमें करंट पता करना है तो आपको I1 भी पता करना पड़ेगा, आपको I2 भी पता करना पड़ेगा, और फाइनली आप करेंगे I1 माइनस I2, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यही होगा। तो दो बार I1 भी निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए I1 भी निकालना पड़ेगा और I2 भी निकालना पड़ेगा, तो डबल मेहनत करना वेस्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड में एक नई चीज करेंगे, और वो नई चीज क्या है, देखिए हम लूप सिलेक्शन बदल सकते हैं। डिपेंडिंग के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हम अपना टारगेट चेंज करेंगे, अब हम अपना प्रोसेस चेंज करेंगे। अब हम कहेंगे क्या कि लेट द करंट हियर इज I1, सही बात। अब हम दूसरी लूप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द सेकंड लूप, क्लोज लूप होना चाहिए ना। एक हो गई I1 और I2 हमने ले लिया, दूसरी वाली क्या ले ली, ये, और तीसरी वाली कौन सी हो गई, ये हो गई। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जिस जगह हमें करंट पता करना है उसमें अब सिर्फ I1 घुस रहा है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ I1 पता करेंगे। एक मैट्रिक्स 3/3, अब 3 लूप है तो मैट्रिक्स का नेचर कितना होगा, 3/3 का। 2 लूप है तो 2/2 होता, तो 3/3 इंटू 3/3 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब I1 में कितना इंपीडेंस है यहाँ, अब I1 में कितना है, जहां जहां I1 घुस रहा है ना, बस उसको काउंट करो, 3 और 3J में घुस रहा है, तो यहाँ Z11 हो जाएगा 3 + 3J। I2 कितना हो जाएगा, अब देखो पहले क्वेश्चन के हिसाब से I2 अकेला यहां था, तो Z22 कितना होता, 2 + 3J - 3J यानी 2 आता, लेकिन अब मैंने लूप चेंज कर दी है, अब कितना हो जाएगा 3 2 5 - 3J, मतलब यहां आएगा 5 - 3J। आपको बात समझ में आ गई है शायद, और ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां से, ठीक है। अब मैं थर्ड प्रोसेस बता देता हूं आज की मेथड का, नोडल एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये तीसरा और आखिरी मेथड है नोडल एनालिसिस, ये और समझ लेते हैं ये कैसे करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखिए नोडल एनालिसिस का क्या मतलब होता है। नोडल एनालिसिस का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब करंट की डायरेक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। और पहले तो हम समझ लेते हैं नोड का क्या मतलब होता है। देखो जिस जगह से करंट का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए वो है नोड, ठीक है। मान लो अगर यहां से कोई, इस बैटरी से कोई करंट निकला, तो पहले तो करंट क्यों निकलेगा, क्योंकि सारा सर्किट क्लोज है, इसलिए करंट तो निकलेगा। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहां से सर मान लेते हैं कोई करंट निकला, तो हमने पूछा यार ऐसे कोई मत चिल्लाओ, कोई करंट का नाम दो, तो हमने कहा कि ठीक है सर, लेट द करंट कमिंग फ्रॉम हियर इज I1। मैंने कहा ठीक है भैया I1 आ रहा है। अब यहाँ पर तो कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो सर यहीं से कुछ बटेगा, तो सर इस वाली ब्रांच में चाहे एरो नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, एक ही बात है, चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, अल्टीमेटली सर यहां से करंट, इस जगह से करंट बट रहा है। तो सर ये वाला करंट अगर I1 है तो ये मान लेते हैं I2 है, और यहाँ जो जा रहा है पूरा I3 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंडक्टेंस है इसमें I2 जा रहा है, और जो I3 है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों मिलके खींच रहे हैं। मिलके एक ही करंट क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सर सीरीज में है। ये नहीं कि यहाँ से हम कहने लगे I4, I3 जो यहाँ से निकलेगा वो यहीं के नीचे आएगा, और यहाँ आके I2 और I3 मिल जाएंगे और कंबाइन होके I1 बन जाएंगे। यहाँ पर I2 + I3 होकर बन जाएंगे, कंबाइन हो जाएगा। तो इस जगह पर हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या होती है, किरचॉफ्स करंट लॉ इस जगह पर लगाई जा सकती है, इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं उस पॉइंट को, एनालिसिस को हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस। और मान लेते हैं कि उस जगह पे वोल्टेज होगा VA, सपोज एक ही नोड है यहाँ पर, क्योंकि एक ही जगह डिवीजन हो रहा है, तो VA वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लो एक और नई चीज बता देता हूं, मान लो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सपोज ये ऐसी सीधी लाइन होती। अब सीधी लाइन होती तो सीधा सीधा समझना है कि भाई जब यहां से जो भी करंट निकला तो ठीक है, निकला, बिल्कुल सही बात है, I1 करंट निकला, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा वोल्टेज, तो ये VA मानने की जरूरत नहीं ना। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि भाई 20∠30 तो यही हो गया ना, ये जो वोल्टेज है प्लस इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन यहां अप्लाई हो रहा है अगर कोई ड्रॉप नहीं है तो। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस अगर है
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है अगर 2, तो 20 में से जो +-2 के अंदर जो ड्रॉप हो जाएगा, और करंट हमने अज्यूम किया है I1, तो 20 - 2I1 जो हो जाएगा वो बचेगा VA। तो खैर अभी अपन बाद में बात करते हैं, पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे KCL पे कि I1 बराबर हो रहा है सर I2 + I3। ये हो गई किरचॉफ करंट लॉ। अब अगर ये हो गई तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको 20 ∠30 में से 2I1 माइनस कर देंगे, यानी यहां देखो 20 ∠30 में से 2I1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा VA का वोल्टेज जो हमने अज्यूम किया है कि लेट दिस द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज VA। क्यों अज्यूम किया है उसको VA? इसीलिए अज्यूम किया है उसको VA क्योंकि उसी पॉइंट पर जाके डिवीजन हो रहा है करंट का। तो हमें I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी VA के टर्म्स में? 20 ∠30 - VA डिवाइडेड बाय 2, यानी कि I1 की वैल्यू हो जाएगी उसके सर का वोल्टेज, यानी इस रेजिस्टेंस के सर का वोल्टेज कितना है? हेड का वोल्टेज 20 ∠30, पैर का वोल्टेज कितना है? VA। तो ये हो जाएगा 20 ∠30 डिग्रीज माइनस VA डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया I1, ये आ गया I1, ठीक है, इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा? सर का वोल्टेज, जो भी जिस जगह करंट पता करना है उस वो एलिमेंट के सर कहाँ कनेक्टेड है? सर कनेक्टेड है VA, तो VA। पैर का वोल्टेज कहाँ कनेक्टेड है? जहां पे सब कुछ खत्म हो रहा है, यानी 0 डिवाइडेड बाय ये 2J। अब ये तो प्लस का प्लस आई जाएगा। I3 की वैल्यू क्या है? ये I3 ये दोनों मिलके कहाँ कनेक्टेड है भैया? ये दोनों कनेक्टेड है VA से। सर इनका, इसका भी सर VA से, इसका सर एक्चुअली इससे कनेक्टेड है, तो अब हम इसको एक ही मान लेते हैं, इस ब्रांच को एक ही मान लेते हैं 4y - 3j। तो 4 - 3j नीचे लिख लेते हैं और VA - 0 यहां लिख लेते हैं। तो एक ही इक्वेशन बनानी पड़ी, इससे VA निकाला जा सकता है आसानी से। कैसे निकाला जा सकता है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो VA/2 को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा 20 ∠30/2 मिल जाएगा हमें 10 ∠30 डिग्रीज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय 2 प्लस VA डिवाइडेड बाय 2J प्लस VA डिवाइडेड बाय 4 - 3J। ये चीजें, तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी यहाँ पर, ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई कैन गेट द आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई? इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके VA क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिनोमिनेटर में आएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये नोडल एनालिसिस, और जो भी मैंने क्वेश्चन इसके पहले भी दिया है आप लोगों को, आप आसानी से उसको नोडल एनालिसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्पस मेरा खत्म होता है आपको ये बताने का कि मैश एनालिसिस क्या है, नोडल एनालिसिस क्या है, और एसी सर्किट एनालिसिस आपको यहाँ पर पहले भी आप समझ चुके हैं और अभी भी आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा हमारा, मेरे हिसाब से एसी सर्किट एनालिसिस यहाँ पर अब खत्म हो गया है, तो 2 ही लेक्चरों में ही खत्म हो गया है। और जो न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। जो नेटवर्क एनालिसिस के एसी सर्किट एनालिसिस का जो पर्पस है वो ये पर्पस था आपको समझाना कि इंडक्टेंस को 2J और कैपेसिटेंस को -3J क्यों कहते हैं। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहीं पर कि एक्चुअली दिस इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट ईयर कि cos phi क्या होता है। दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। और ये चीज सिर्फ और ये डीसी, ये पावर फैक्टर टर्म डीसी सर्किट एनालिसिस में नहीं आती है, ये आती है काहे में? एसी सर्किट एनालिसिस में। क्यों आती है? क्योंकि एसी सर्किट एनालिसिस में क्या हो जाता है? एसी सर्किट एनालिसिस में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल आ जाता है। तो सपोज कीजिए ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका इंडक्टेंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। मान लो ये 2 ओम्स है और ये 4 हेनरी है, और यहाँ आपको एक एसी वोल्टेज सोर्स गिवन है जिसकी वैल्यू है वोल्टेज इज इक्वल टू 200 sin 100t, है ना, ये आपको गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंडक्टर को सर अब आप 4 हेनरी लिख रहे हो, इसकी वैल्यू जे में क्यों नहीं लिख रहे? तो वही जे में लिखने से पहले की स्टेप ये है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। देखिए कैसे, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 200 sin
ओमेगा टी, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ पर, कंपेयर करूं अगर मैं अपने स्टैंडर्ड से, v स्टैंडर्ड क्या होता है, v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया, तो 100 हो गया ओमेगा। अब 4 हेनरी गिवन है तो XL की वैल्यू कितनी होती है, J ओमेगा L, ये हमने पढ़ा है। XL मतलब जो हेनरी में है जब उसको ओम्स में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा J ओमेगा L, तो XL इक्वल टू हो जाएगा J 100 इंटू ओमेगा मतलब 100 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 400J, ये बन गया 400J। यानी अब हम इस 4 हेनरी को बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया है 400J। मतलब ये इस स्टेप से हमें पढ़ना था नेटवर्क एनालिसिस में, और ये स्टेप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब 400J निकल आया और ये RL सर्किट है, ये R हो गया, ये L हो गया। अब अगर ये AC सोर्स की जगह ये DC सोर्स होता सपोज, यानी फ्रीक्वेंसी 0 होती तो साइन 0 0 ये 200, तो हम पढ़ने लगते कि सर ये तो ओपन हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, इंडक्टर ओपन हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ने लगेंगे। लेकिन अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, AC सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो 400J का मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल बनाता हूं बच्चों, इसमें इमेजिनरी पे 400 है और रियल पे मात्र 2 है, समझ गए। तो अगर आप इसका एक एंगल ड्रॉ करो, दिस इज द एंगल, ये है एंगल थीटा, ये है थीटा, फाई, ये है फाई, तो ये जो फाई है यही है कॉस फाई का कॉस फाई, ये है वो फेज एंगल फाई। और इस कहने का मतलब ये है कि जो भी करंट इससे निकलेगा इस वोल्टेज से सेम फेज में रहेगा। जो वोल्टेज ये साइन 100t है ना, कोई प्लस 0 डिग्री, साइन 100t ये जो फेज है 0 डिग्री पे है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट होगा, करंट जो भी वोल्टेज है उसी दिशा में करंट होगा। इंडक्टर में जहां वोल्टेज है करंट 90 डिग्री पीछे होगा, तो एक 0 डिग्री तरफ खींच रहा है, एक 0 डिग्री तरफ खींच रहा है, एक 90 डिग्री तरफ खींच रहा है, तो फाइनली करंट कहां खींचा, करंट एक पर्टिकुलरली एंगल पे खींचा जिसको हम बोलते हैं फाई। वो फाई निकाला जा सकता है tan फाई लगा के, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी यानी 400 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन cos फाई क्या हो जाएगा, तो cos फाई ये निकाल लिया है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। आई होप ये वो चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया। मेरे लिए जरूरी था AC सर्किट एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस में ये बताने के लिए कि इंडक्टर अगर कहीं लगा है तो वो पॉजिटिव इमेजिनरी लेना है, और कैपेसिटर कहीं लगा है तो नेगेटिव इमेजिनरी लेना है। और इसके पहले वाले क्या कहते हैं, इसके पहले वाले जो कोर्स है हमारा, से पहले वाला लेक्चर नंबर जो 10 था मेरा, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पूरी प्रोसेस बताई थी, इंडक्टर कैपेसिटर को कैसे करेंगे। और फिर जब कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3J, अभी आपने देखा होगा कि मैंने 20 एंगल 30 एंगल की भी बात कर रहा हूं, इमेजिनरी और रियल कंपोनेंट की भी बात कर रहा हूं। तो अब इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन को, पोलर और रेक्टेंगुलर को पिछले लेक्चर में मैंने इजीली समझाया हुआ है। तो आई होप कि वो वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल फॉर दिस AC सर्किट एनालिसिस। अब हमने यूनिट नंबर 1 में 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन रह गया है टोपोलॉजी का, वो जल्दी हो जाएगा एक लेक्चर में, और उसके बाद रह गया है कपलिंग ऑफ द सर्किट, वो भी 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। टोटल मिला के 3 या 4 वीडियोज उसके आएंगे, और देन वी विल बी गोइंग टू द लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 2। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये क्लियर रखना है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो यू कैन डिस्कस। यूनिट नंबर 1 खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार आप ये चीजें और अच्छे से नोट कर लीजिए। I hope all is clear to you. So meet you in the next video, lecture number 12. Today we have completed lecture number 11 also. Thank you.